चलिए बेटा अब देर ना करते हुए आप बच्चों के साथ मैंने पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने डिस्प्ले किया हूँ। इस क्वेश्चंस को आप करेंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और नीचे ले आऊँ, ठीक है ना। देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से करोगे बेटा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है बेटा। सेंटेंस ये है, सेंटेंस क्या है मेरे भाई, ये है। अब इसका ऑप्शन यहाँ से देखिए, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। इसमें होता है नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। हाय सर, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। अब बेटा आप यहाँ पे ये कर लो कि इस सेंटेंस में कहाँ पे किस पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ही वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड। देखो मैं एक बात तो आप बच्चों को गारंटी देता हूँ कि जो मैं ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इससे हर साल यहाँ से जब आप सेट उठाएंगे तो हर साल ये गारंटी होती है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछी जाएगी। आई होप कि इस बार भी यहाँ से आप बच्चों को क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहले आप आंसर कर लोगे, उसके बाद मेरी सॉल्यूशन आप बच्चों के साथ दिया जाएगा। क्या होने वाला है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा एक बात, एक एक छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान से देखते चलूँ। यहाँ पे इफ़ एक कंजक्शन है, इसीलिए इस पार्ट को जो यहाँ से ये एक जो सेंटेंस बन रहा है इसे हम लोग बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और जो यहाँ से जो बन रहा है, देखिए यहाँ से एक अलग क्लाउज बन रहा है और इस क्लाउज को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल क्लाउज। इसे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ग्रामर के किस चैप्टर में पढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जहाँ पे हम लोगों को कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है बेटा, इसे हमने क्या बोला था, सब ऑर्डिनेट, ठीक है। सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट में जो सब ऑर्डिनेट होता है बेटा उसमें कभी भी सब्जेक्ट के बाद MHV यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सब ऑर्डिनेट में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, MHV का प्रयोग नहीं करते हैं। सब ऑर्डिनेट किसे कहेंगे, जिसके पहले कोई कंजक्शन आ जाए, जैसे कि इफ़ आ जाए, व्हेन आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, जो भी आ जाए, अनटिल हो, अनलेस हो, व्हेन हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, टिल हो, अनटिल हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, या फिर कभी कभी सब ऑर्डिनेट को हैड से भी शुरू करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चों को याद रखना है कि MHV मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है बेटा, तो इसमें कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, शैल हो सकता है, विल हो सकता है, विल हो सकता है, वुड हो सकता है और मस्ट हो सकता है। तो आप बच्चों ने देखा कि यहाँ पे इफ है, क्या है बेटा, यहाँ पे इफ है। इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को मैं सब ऑर्डिनेट कहूँगा, और सब ऑर्डिनेट में हमने यहाँ पे देखा कि एक MHV है, एक क्या है बेटा, MHV है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस MHV को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसलिए इस सेंटेंस का जो सही आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कहता हैज़ वर्कड, ठीक है ना, या फिर वर्कड, और ही के साथ बेटा हमें हैज लगाना होगा। तो ये मेरा सही आंसर होगा, इफ़ ही हैज़ वर्कड हार्ड, ये हैव को भी काटना पड़ेगा, इफ़ ही हैज़ वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। यानी कि इस सेंटेंस में यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के साथ ही लिखे हैं, ही के साथ हैज़ लिखेंगे, फिर WORKED वर्कड देंगे और उसके बाद हार्ड देंगे, ठीक है।
आप बच्चों को ये भी बताना है कि यदि आप कभी अपने लाइफ में कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे तो इस कंडीशन को हम कौन से कंडीशन मानते हैं, ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है, या फिर ये 0 कंडीशन है, या ये 3rd कंडीशन है। कंडीशन 4 होते हैं बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, 3rd कंडीशन और 0 कंडीशन। ये 4 प्रकार के कंडीशनल हम लोगों को पढ़ना होता है इंग्लिश ग्रामर में। आप बच्चों को बताना चाहिए कि इसमें ये जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ है, ये कौन से कंडीशन में लिखा हुआ है। अगर आप बच्चों को पता हो तो बता देना, नहीं तो फिर मैं कोई अलग से क्वेश्चन लेकर के इस पे कराऊंगा। देखो नेक्स्ट जो है बेटा वो सिनोनिम पूछा गया है और वर्ड आपका है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होगा, आप बच्चों को पढ़ाया हुआ वर्ड है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन में, लेकिन हो सकता है कि आपको ये नहीं पता है। द मेटिकुलस का मतलब होता है बेटा केयरफुल। क्या होता है मेरे भाई, केयरफुल, याद रखिएगा। अब इसके लिए आप एक ट्रिक भी अपने लाइफ में बना सकते हैं इसे याद करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मीटी, देखिए क्या लिखा हुआ है, मीटी, और ये क्लस, तो क्लस को आप लोग कर लीजिए कलस, और मीटी को कलस को हम कैसे रखते हैं, तो हम केयरफुल रखते हैं, सावधानी पूर्वक रखते हैं। अगर मीटी को कलश को सावधानी पूर्वक नहीं रखेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए इस वर्ड को याद करने के लिए सबसे अच्छा की है मीटी का कलश। क्या है बेटा, मीटी का कलश। मीटी को कलश को हम लोग कैसे रखते हैं, तो केयरफुल ढंग से रखते हैं। याद रखना ये सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में छपेगा, ये भी याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही रिपीटेड वर्ड है। देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हु रोट दिस बुक्स। इसको क्या करना है, तो इसे हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलना है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में है तो इसे पैसिव बदलना है, और अगर ये पैसिव में है तो इसे हम लोग एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, देखो सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव और पैसिव को समझने का कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो ये पैसिव है, एक्टिव है। जब कभी वर्किंग सब्जेक्ट सेंटेंस को शुरू कर रहा है तो इसे हम लोग एक्टिव ही कहते हैं, ठीक है ना। और अगर नॉन वर्किंग शुरू करेगा सेंटेंस को, अगर वो बिगिनिंग पार्ट में, सेंटेंस के शुरू पार्ट में अगर जो है कि सब्जेक्ट के रूप में नॉन वर्किंग सब्जेक्ट आ रखा है तो उसे आप पैसिव कहोगे, ठीक है। हु रोट दिस बुक, तो हु रोट दिस बुक में लिखा हुआ है कि बाय whom was दिस बुक रिटेन। अच्छा यहाँ पे रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो was वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग से यहाँ पे हु का एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें हु वाले कंडीशन में हु जो होता है बेटा सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो नॉन वर्किंग सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है। क्या होता है बेटा, हुम होता है। तो हम इसे जब पैसिव बनाएंगे तो हम बाई हुम लिख करके इसे बनाएंगे, ठीक है, बाई हुम। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है और आई होप कि यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए बाई हुम तो ठीक लिखा है लेकिन इज लिख दिया है, तो ये गलत हो गया है ना बेटा, ये गलत हो गया। सी में हु वॉज दिस बुक रिटेन बाय, हु वॉज दिस बुक रिटेन बाय। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइएगा कि बोथ ए सही है या सी। ए तो होने का 100% चांस है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन बी में क्या प्रॉब्लम है, सी में क्या प्रॉब्लम है। हु वॉज दिस बुक रिटेन, हु वॉज दिस बुक रिटेन बाय, तो यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। हु वॉज दिस बुक रिटेन बाय में भी हो सकता है ना, क्योंकि इसमें लगभग चीज़ें ठीक ठाक है। इस देखिए हु को हु रखा है, वॉज को वॉज लिखा है, दिस बुक रिटेन बाय, ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन जब भी कभी ऐसा ऑप्शन हो तो आप बोथ के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना बेटा ये 100% सही है, इसलिए जो मेरा आंसर जो होगा इसमें वो ए होगा।
हम इसके साथ भी जा सकते थे, हम बोथ वाले आंसर को लगा सकते थे, और ऐसे क्वेश्चन पे ही बच्चे जो है चैलेंज कर करके अपने नंबर को सुधरवाते हैं। और ये काम कौन करता है? तो ये मिलिट्री वाले करते हैं। सैनिक वाले से हमें ऐसी उम्मीद नहीं होती है कि वो ऐसे काम करेगा, वो इतना अच्छे से, इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट करेगा जो ये जो है ना कि हमेशा जो है कि विवादों से दूर रहता है, कंट्रोवर्सी ये नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है सैनिक स्कूल के एग्जाम्स को देख करके। देखो बेटा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सैनिक स्कूल वाले जो है ना कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। मिलिट्री में नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सैनिक में ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा? पी में क्या है? बट ऑल्सो फॉर द इन्वायरमेंट, बट ऑल्सो फॉर द इन्वायरमेंट solar energy is not only, solar energy is not only because it reduce pollution, because is reduce pollution, cost effective in long term, cost effective in long term। अब बेटा आपको ये करना है, आपको ये करना है कि इसे सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अब एक बच्चा कह रहा है सर कि डी होगा, या जो भी ये बच्चा बोल रहा है आई डोंट नो, क्योंकि ये एक ही वर्ड को लिखा है। बट बेटा आप यहाँ पे देख लो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखिए जब हम इस सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो क्या हम इसे QSPR के रूप में अरेंज करेंगे, QSRP के रूप में अरेंज करेंगे, या RPQS के रूप में अरेंज करेंगे, या फिर PSQR के रूप में अरेंज करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। सिर्फ आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को भी अच्छा लगना चाहिए, इंग्लिश को भी अच्छा लगना चाहिए, ये चीज़ें याद रखिएगा। बच्चों ने ये आंसर कर रहे हैं, आई होप बेटा कि आपका आंसर सही हो। चलिए मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। सोलर एनर्जी इज़ नॉट ओनली, सोलर एनर्जी इज़ नॉट ओनली, उसके बाद एस है, तो एस में क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म। फिर पी में क्या है? फिर पी में है बट ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट, और आर में क्या है? because it reduce pollution। ठीक है, मैं चालू कर ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब आप बच्चों को वॉइस मिल रहा होगा, ठीक है। देखो तो इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें ये था बेटा कि मैं ये कह रहा हूँ कि सोलर एनर्जी इज़ नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का हमें पेयर बनाना होता है। तो भाई सब कुछ सही था, इसलिए इसका जो आंसर था बेटा वो ए में आ रहा था। बहुत अच्छा था, आप बच्चों को आई होप कि इसी लेवल का और यही प्रकार का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। Now come to the next question and the question number 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th ये कह रहा है बेटा कि एंटोनिम्स ऑफ किसके एंटोनिम्स हमें खोजने हैं? तो हमें खोजने हैं बेटा ट्रांसिएंट का हमें एंटोनिम खोजने हैं, ठीक है ना। तो इस वर्ड का एंटोनिम हमें क्या होगा? तो ट्रांसिएंट का जो मतलब होता है TRANSIENT, इसका जो मतलब होता है बेटा ये होता है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी इसका सिनोनिम है, याद रखिएगा, इसका क्या है? सिनोनिम है। तो हमें सिनोनिम नहीं करना है, ब्रीफ का मतलब होता है बेटा शॉर्ट।
तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। शॉर्ट लाइफ का मतलब भी होता है छोटा, तो ये इसका सिनोनिम होता है। एंटोनिम इसका एक ही जगह पे दिख रहा था, वो दिख रहा था हमें परमानेंट में, जिसका मतलब होता है अस्थाई। या हेलो बेटा, हेलो, हाय हाय हाय। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, बट डोंट वरी, क्या ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो इस वर्ड को आप लोगों ने समझ लिया बेटा कि इसका परमानेंट होगा। टेम्परेरी क्या है, इसका सिनोनिम है। शॉर्ट टर्म भी इसका क्या है, सिनोनिम है। ब्रीफ का मतलब भी क्या होता है बेटा, शॉर्ट होता है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से बच्चे हम लोग अब करेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो। अब तुम हमें बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके पास क्या आंसर है। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट इज द आंसर एज क्वेश्चन नंबर 6? क्या होगा बेटा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही घर से जब अपना कदम बढ़ाता है ना, तो बारिश होना शुरू हो जा रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आपको एक एरर फाइंड करना है। देखो, आप हमसे एक बात पूछ सकते हो कि सर, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होती है, और अगर एरर की क्वेश्चन होता भी है तो इस टाइप में नहीं होता है। क्या करता है बेटा एग्ज़ाम वाले कि यहाँ से इसको ए पार्ट लिख देगा, इसी के नीचे ये वाला जो है उसे बी में लिख देगा, ठीक है ना, बी वाले को बी में लिख देगा, सी वाले को सी में लिख देगा, और डी को नो एरर लिख देगा। तो एक तरीका तो उसे ये है पूछने का, ठीक है। हाँ, वेरी गुड बेटा, आपने हमें सी आंसर किए हो, और आई होप कि आपका आंसर सही हो, ठीक है, आपका आंसर सही हो, आई होप। देखो, ये सेंटेंस जो है वो कंजक्शन से है, और कौन से कंजक्शन है बेटा, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेयर कंजक्शन। पेयर कंजक्शन में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने एक वर्ड बोला था कि कहीं पे अगर नॉट ओनली हो, नॉट ओनली हो, तो इसकी जो पेयर बनेगी बेटा वो बनेगी बट ऑल्सो से, है ना, ऑल्सो से, ठीक है। अगर कहीं पे आइदर हो तो बताइए इसका पेयर किससे बनता है, और से। नाइदर का आप लिख लेंगे कमेंट बॉक्स में कि नाइदर का पेयर किससे बनेगा, नॉर से। उसी प्रकार से कहीं भी आप हार्डली देखें ना बेटा, तो इसका जो पेयर बनता है वो दैन से ना बन करके इसकी जो पेयर बनती है बेटा वो वेन से बनती है, WHEN, वेन से बनता है। इसलिए जो हमारा जो एरर पार्ट था वो था सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में यहाँ दैन की जगह पे वेन होना चाहिए था। तो इसलिए आप बच्चों का आंसर सही था जिसने भी इसका आंसर किए हो, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है बेटा, 7 ये कह रहा है कि इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं आपके स्थान पे होता, आई वुड हैव नॉट कमिटेड दिस मिस्टेक, तो मैं इस प्रकार की गलती नहीं करता। अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं इस प्रकार की गलती नहीं करता। तो इस सेंटेंस के लिए आपके पास क्या आंसर है, जो आप अपने पिटारे को खोलो, अपने पिटारे को खोलो और बताओ कि ये क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या आंसर होने वाला है। इफ़ आई वॉज यू, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, अगर मैं आपके स्थान पे होता तो मैं ये मिस्टेक नहीं करता। देखो, इसमें ये वाले वर्ड को आप एक दो बार माइंड में रिपीट जरूर कर लेना। COMMITTED, कमिटेड, क्योंकि बेटा ये मिस स्पेल्ट में बार बार पूछा है कमिट, ठीक है ना, कमिटेड ही आपसे पूछेगा, और उसमें बेटा M होता है और T होता है। ये बात को आप काफ़ी ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसके आंसर पे आता हूँ। देखो, अगर कभी भी इफ़ के साथ एक सब्जेक्ट दिया हुआ हो और इस सब्जेक्ट से कोई इमेजिनेशन का बोध हो रहा हो, किसी भी प्रकार का इमेजिनेशन का बोध होता हो, तो याद रखिएगा बेटा ये सब्जेक्ट चाहे एस सिंगुलर हो यानी कि एससीएन के रूप में हो या पीसीएन के रूप में हो। पीसीएन बोले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और एससीएन बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैं नाउन बोल रहा हूँ, आप प्रोनाउन को भी समझ लेंगे कि ये सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। इसके साथ हमें एक ही वर्ब लगाना है, वो है वर्ब। वो क्या लगाना है बेटा, वर्ब। काश वह पंछी होती, तो इफ सी वॉज अ वर्ड
और इफ सी वर अ वर्ड, तो बेटा वहाँ पे हम लोग वर बोलेंगे, वॉज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे से इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, और इमेजिनेशन में आपका क्या क्या वर्ड होता है, तो या तो आप इफ से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आई विश, या फिर आप वी विश से कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेरे छोटे भाई याद रखिएगा कि चाहे वो वी विश हो, चाहे वो आई विश हो, चाहे वो वी विश हो, चाहे वो आई विश हो, चाहे वो इफ हो, अगर इससे इमेजिनेशन का बोध हुआ है तो वॉज ना लगा करके हम वर का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? वर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो आंसर था वो कहाँ था? ए ऑप्शन में। क्या होगा? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, और आप बच्चों को मैं बता दूं कि बहुत बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्केयरली हैड ही गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन हैविली। एकदम सेम क्वेश्चन है। पता है आप बच्चों को, अगर कभी भी अंग्रेजी पढ़े होंगे, इंग्लिश अगर आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, और जब आप इस क्वेश्चन को अगर आप कर सकते थे, तो आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे, आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। बस क्या हुआ है कि यहाँ का जो कंजक्शन है, जो पेयर कंजक्शन में ये जो एडवर्ब है, इसे चेंज कर दिया गया है, इस एडवर्ब को चेंज किया गया है, और इसका जो कंजक्शन का पेयर बनेगा वो सेम बनता है, चाहे हार्डली हो चाहे स्केयरली हो, ये दोनों के साथ जो पेयर बनता है बेटा वो वेन से बनता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WHEN, वेन। ठीक है, वेन। एक बार अपने माइंड में चाहे तो चीज़ों को रिपीट कर लें कि नॉट ओनली अगर होता बट ऑल्सो लगाते, अगर आइदर होता तो और लगाते, नाइदर होता तो नॉर लगाते, हार्डली होता तो वेन लगाते, स्केयरली होता तो वेन लगाते। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे अगर नो सूनर होता तो क्या लगाते, नो सूनर होता तो क्या लगाते, जल्दी से लिख करके बताएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हुआ है। सॉरी भाई, ऐसे गलती के लिए आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन कम कराया जाए, इसलिए मुझे माफ़ करना, ये गलती अगले क्लास से नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड दिस असाइनमेंट, नो एरर। ठीक है, नो एरर। इसमें क्या गलती है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट, नो एरर। बताओ इसमें क्या गलती होना है? तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी आप सेंटेंस में ईच को देखते हैं, ये आइदर मैंने लिखा, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, आइदर हो या फिर नाइदर हो, या फिर बेटा एनी हो, या फिर आपके साथ वन हो। ये सारे वर्ड्स को आप सही से देखना, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एनी हो, वन हो। इसके तुरंत बाद यदि आप कभी भी ऑफ देख रहे हैं तो ऑफ के जस्ट बाद पीसीएन आता है। ठीक है, और इसके बाद एस भी आता है। ये तो एक ट्रिक है जिसे आप रट लेंगे। नाउन पीसीएन के रूप में आएगा और वर्ब सिंगुलर एस बी के रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं तो ये हैव इस स्टूडेंट्स के लिए आ रखा है कि ईच के लिए आ रखा है? तो बेटा इसका जो सब्जेक्ट है वो ईच है, और इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। बात वही हुआ कि देखिए यहाँ पे ईच था तो ईच हमने देखा, यहाँ पे ऑफ था तो मैंने ऑफ को देखा, उसके बाद यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखा, और वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्लूरल लिख रखा था, इसलिए हम इसे हैज़ कर लेंगे। बच्चा जय हिंद, कैसे हो भाई, कैसे हो? जय हिंद। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हो सकता है कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे ऊपर कर लूँ और ये मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है ना, आप अच्छे से देख लो। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 अभी अभी मैं पढ़ाया हूँ, तो आई होप कि आप अच्छे से कर लोगे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बताओ कि कौन कौन से बच्चे इस बार आप जो लाइव है, बताओ तुम्हारा जो है कि 9th के लिए तुम पढ़ रहे हो या 6th के लिए देख रहे हो, या तुम्हारा सैनिक का एग्ज़ाम इस बार है कि अगले बार है?
ये भी हमें बताते चलना। सर ठीक हो बेटा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आप ये भी बता देना, जो भी बच्चे हमें लाइव होते हैं या कभी भी आप हमारा वीडियो देखते हो तो ये बता देना, इससे हमें ये एक आइडिया मिलते रहेगा कि भाई हमारे साथ ये बच्चा लाइव था, ये कंटिन्यू लाइव आ रहा है, तो इसका इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं एक बात बता दूं, एकदम प्रॉमिस है हमारे तरफ से कि आज से लेकर के आज के बाद मेरी जो क्लास जो होगी वो कंटिन्यू क्लास चलेगी, और जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए ये पूरी कंटिन्यू चलेगी। देखो तुम लोगों बच्चों को मैं बता दूँ कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, वो यूपी सैनिक वाला एग्ज़ाम था ना, कल था, और उससे पहले मैं सैटरडे को एक क्लास लेकर के आया था, रात का 2 घंटे का क्लास, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, आप कंटिन्यू जुड़ करके रहेंगे बेटा। मैं बता दूं कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़े हो तो फिर मैं 2026 के लिए मैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे क्लास शुरू होती है मैं शुरू करूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है बेटा, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। अच्छा, अभी अभी हमने एक बात आप लोगों को कहा था कि ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहीं पे मैंने लिखा था कि जब वन आप देखते हैं और इसके बाद जब ऑफ देखते हैं तो इसके तुरंत बाद हमें पीसीएन लगाना होता है। पीसीएन बोले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना होता है। तो जब हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं बेटा, तो वन तो हमें दिख रहा है, ऑफ भी हमें दिख रहा है, द टॉलेस्ट भी हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि यहाँ पे पीसीएन के रूप में बॉयज़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? बॉयज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बॉय लिख रखा है। तो यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर, यानी कि बी मेरा आंसर हुआ। बी पार्ट में एरर था और यहाँ पे बॉयज़ होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बेटा? बॉयज़ होना चाहिए था। ये बेटा आपको डेली मेरी जो क्लास होगी वो 7 PM से लाइव होंगे मैं, और मेरी 45 मिनट की तो क्लास होती है, लेकिन अगर क्लास ज़्यादा भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि इसके आगे हमारा अब कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो मैं 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर लूँगा। देखिए यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन आप बच्चों के साथ मैं करूँगा, तो यहाँ से करते चलिएगा। क्या लिख रखा है बेटा कि द न्यूज़ यू हर्ड आर नॉट ट्रू, द न्यूज़ यू हर्ड आर नॉट ट्रू। बेटा एक बात याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है द न्यूज़, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट आ रखा है यू, और इस यू के लिए एक वर्ब आ रखा है हर्ड। लेकिन आप हमें ये बताओ कि ये आर जो है ये भी एक वर्ब है, और ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो बेटा जब तक ये चीज़ को फाइंड नहीं कर पाओगे तब तक अंग्रेजी आपके लिए मुश्किल लगेगा। हर वर्ब के लिए अगर इंग्लिश में कहीं पे इज लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस तभी सही हो सकता है जब उसका एक सब्जेक्ट हो। कहीं पे गो लिखा हुआ इंग्लिश में वर्ब के रूप में, तो ये तभी सही हो सकता है जब इसके लिए एक सब्जेक्ट हो। इंग्लिश में कुछ भी ऐसे नहीं लिखाता है। तो अगर ये यहाँ पे आर लिखी हुई है तो इसका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रहा होगा इस इंग्लिश में। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये यू के लिए आर आया है या न्यूज़ के लिए आर आया है। तो बेटा यू के लिए तो यहाँ पे वर्ब हमें दिख गया, ये आर जो है वो इस न्यूज़ के लिए यूज़ हुआ है। द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। जो न्यूज़ आपने सुने हैं वो न्यूज़ ट्रू नहीं है, तो ये जो है वो इसके लिए आ रखा है। न्यूज़ हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेता है, तो आर ना होकर के यहाँ पे इज हो जाएगा। आर ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सब एक साथ दिया हुआ है, इसलिए मैं मिटा करके अगले क्वेश्चन पे चलूँगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे और बेटा बताएंगे कि ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। वेरी गुड बेटा। आर इज रॉन्ग, ठीक है, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन पे देख लो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अगर आप सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ोगे तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब इस सेंटेंस को 2 से 3 बार आप रिपीट करोगे अपने मन में, तब भी आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये एक बात याद रखिएगा,
ये अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। एक मिनट, मैं यहाँ पे साफ से लिख दूं, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर बेटा ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कोई नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब हमने यहाँ पे लिख लिया कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इसका यहाँ पे ये जो नॉट है ना, वो बिल्कुल सुपरफ्लुअस हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब ही होता है अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तो जब इसमें नॉट पहले से है, इस सेंटेंस अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो इसमें नॉट पहले से होगा। अगर बेटा इसमें नॉट है तो इसके साथ जो सेंटेंस जुड़ रहा है उसमें डू नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये बोलेंगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, तो आप पास नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप पास नहीं करेंगे। ये भी कौन है रे? चलो कोई नहीं, देखो लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा कि ही इज सीनियर देन मी इन द ऑफिस। देखो ये क्वेश्चन जो 14 है कि ही इज सीनियर देन मी इन द ऑफिस, तो इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है ये भी बता देना कि ही इज सीनियर देन मी इन ऑफिस। देखो जब भी कभी आप इस प्रकार के वर्ड को देखते हैं, चाहे आप सीनियर को देख रहे हो, जूनियर को देख रहे हो, सुपीरियर को देख रहे हो, इन्फीरियर को देख रहे हो, है ना, इन्फेरियर को देख रहे हो, तब आप एक बात याद रखना कि इसके साथ जो प्रपोजिशन का पेयर बनता है बेटा वो टू का बनता है, ना कि देन का बनता है। ये नहीं होता है, ठीक है, टू का पेयर बनता है। किससे बनता है? टू से। तब हम ये लिखेंगे कि ही इज सीनियर टू मी, ना कि सीनियर देन मी। ये देन को यहाँ से हटा करके आपको क्या लिखना है? टू। क्या वर्ड है बेटा वो भी याद रखना। वर्ड ये है सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फेरियर हो गया। इसके अलावे और आपको वर्ड याद रखना है प्रीफर, प्रीफरेबल, ठीक है ना, प्रीफर हो गया, प्रीफरेबल हो गया, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रीफर और प्रीफरेबल। इसके साथ देन ना लगा करके आप टू लगाएंगे। और यही क्वेश्चन यहाँ पे जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। ही इज सीनियर देन मी ना हो करके टू मी होगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा वर्ड है। सुपरफ्लुअस का ये है, हेलो भाई, सुपरफ्लुअस का ये है। और इसमें क्या कह रहा है? तो कह ये रहा है बेटा कि सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो फिर व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन का मतलब है। और इसी में आपको एरर फाइंड करना है। अगर आप कभी नहीं अंग्रेजी पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं अगर आप अंग्रेजी पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, तो इसे आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे। इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, क्योंकि सपोज का मतलब ही होता है मानना। ठीक है ना, जब हम लोग इमेजिनेशन को शो करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ के लिए इमेजिन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सपोज का मतलब समझ जाते हैं कि भाई मैंने कहा कि सपोज डैट, माना कि, तो ये भी एक इमेजिन है। और अगर हम कहते हैं कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, तो यहाँ पे बेटा ये भी एक सपोज इमेजिनेशन वर्ड है और ये भी एक इमेजिनेशन वर्ड है। जब दो वर्ड एक ही मीनिंग के लेकर के एक जगह पर यूज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस यूज। और यहाँ पे जो है ना कि सपोज और इफ दोनों एक जगह आ गया है, इसलिए यहाँ पे सुपरफ्लुअस यूज है। या तो यहाँ पे सपोजिंग होना चाहिए या तो यहाँ पे इफ होना चाहिए। तो अच्छा ये होगा कि आप इस सेंटेंस में इसको एलिमिनेट कर दें, इसे एलिमिनेट कर दें और इस सेंटेंस को ऐसे बना लें कि इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू। तो ये इसका सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में ये देखेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो भाई आप इसे बना लोगे। ठीक है,
आप इसे बना लोगे। देखो क्या कह रहा है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 ईयर्स। मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूँ। मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूँ। जब बेटा सिंस और 4 प्लस टाइम होता है तो हैव बीन प्लस लिविंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने जगह पे बिल्कुल सही होता है, लेकिन गलती इसमें इस सिंस में है। क्यों बेटा? क्योंकि SINCE के साथ हमेशा सिंगुलर टाइम आता है, सिंगुलर टाइम का यूज किया जाता है। जबकि 4 जब होता है ना बेटा तो इसके साथ प्लूरल टाइम का हम यूज करते हैं। अच्छा सही से देखना, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम 5 ईयर्स की कर रहे हैं, जो कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग होता बेटा तो सिंस लगाते, मॉर्निंग होता तो सिंस लगाते, ठीक है ना। हाँ, आयान सिंह, ओके आयान सिंह, क्लास 9th, ठीक है बेटा। देखो तो यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो 4 लगा लेते हैं और सिंगुलर होता तो सिंस लगा लेंगे। तो बताओ अगर कहीं पे कहीं पे अगर लिखा हुआ हो मॉर्निंग तो मॉर्निंग के साथ आप सिंस लगाओगे कि 4? ठीक है, ये बता देना। आई स्कोर 175 जनरल, ये आप किस में स्कोर किए बेटा? RMS की बात कर रहे हैं कि आप यूपी सैनिक की बात कर रहे हैं, ये भी बता देना। उसी अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को, आप हमसे जो 200 क्वेश्चंस की जो बात कर रहे हैं कि 200 में आपने 175 अचीव किए हैं, तो ये आप, आई होप कि आप RMS की बात कर रहे होंगे, लेकिन एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है ना। एक बार कंफर्म कर देना कि क्या होने वाला है, ठीक है। आप RMS में हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी से हो, हाँ, RMS क्लास 9th, RMS क्लास 9th जनरल कैटेगरी की जो इस बार की कट ऑफ जो है, वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 165 to 170 के बीच रहने वाला है। इसी में प्लस माइनस जो भी हो जाए, और अगर आप जो हैं कि 175 आपकी स्कोर है तो बिल्कुल आप सेफ जगह पे हैं। इस बार आपका सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, तो आपका रिजल्ट इस बार कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। आपका रिजल्ट इस बार कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका RMS क्लियर होता है बेटा तो हमारी संस्था की तरफ से, सैनिक ग्लोबल एकेडमी की तरफ से RMS इंटरव्यू की प्रोग्राम लॉन्च की जाएगी। आप जानकारी लेने के लिए नंबर पे फ़ोन करके आप आ सकते हैं, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है ये बताना, ये बताना कि इस सेंटेंस में क्या एरर होने वाला है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो द कैटल इज ना हो करके बेटा या आर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आर लगाएंगे। देखो कभी भी याद रखना कि कहीं पे मॉब हो, बेटा इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप ऑफलाइन करें, सेंटर आ जाए यहाँ पे, आप जो हमारा जो आपको मिल जाएगा इसमें नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे एक बार कॉल कर लें, आपको सारी गाइडलाइंस गाइड कर दी जाएगी कि क्या गाइडलाइंस है आगे के लिए। जैसे ही आपका रिजल्ट होता है तो आप हमारे सेंटर को संपर्क करें और यहाँ आकर के आप जो है कि इंटरव्यू की तैयारी करें। हमारे यहाँ इंटरव्यू प्रोग्राम होती है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग इंटरव्यू के लिए चीज़ों को करते हैं। हाँ तो बेटा अगर यूपी सैनिक में 155 बन रहा है तो बहुत अच्छे सेफ जगह पे आप हैं इसमें भी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ठीक ठाक लेवल पे होता है। बच्चों का स्कोर इसके कम ही निकल करके आ पाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी बहुत अच्छे जगह पे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा अगर आपका इस प्रकार का कटअप है तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए तो बेटा इसमें जो है ना कैटल हो गया, मॉब हो गया, पुलिस हो गया, क्राउड हो गया, इसमें याद रखना बेटा कि ये अपने साथ आर यानी प्लूरल वर्ब लेता है, तो हमें यहाँ पे आर लगाना होगा। एक बार वर्ड को अपने माइंड में रिपीट कर लेंगे, कैटल हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना। अगर ये सब वर्ड आप कभी भी देखते हैं और इसके साथ अगर आपको सिंगुलर वर्ब दिख रहा है तो वहाँ पे एरर होगा। वर्ड क्या है एक बार फिर से एक बार रिवाइज करेंगे मन में, तो वो कैटल है, क्राउड है, मॉब है, पब्लिक है, पीपल है, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स है और पुलिस भी है।
चलो अगले वर्ड आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी इज़ मोर क्लेवरर। तो बेटा ये मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और क्लेवरर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव अगर दो एक साथ यूज हो जाएगा तो इसे अभी हम बोले थे कि इसे हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। हाँ अभी आप सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए, और अभी तो आपकी पूरी फोकस सैनिक स्कूल पे होना चाहिए। और अगर बच्चा आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है तो आप रैंक की तैयारी करें, आप अपने रैंक के लिए लड़े, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा यहाँ पे मोर क्लेवरर नहीं होगा, यहाँ पे मोर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से हमें डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये होगा ही इज़ क्लेवरर देन हिज हर सिस्टर, ठीक है ना। तो क्लेवरर देन हर सिस्टर होगा, यहाँ पे मोर की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा हाँ, ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब भी कभी मेनी हो बेटा और मेनी के बाद ए और एन आ जाए तो इसके बाद एससीएन लगाते हैं। एससीएन बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। लेकिन कभी कभी एग्जाम वाले ना ऐसे करके देगा कि मेनी के बाद डायरेक्ट एससीएन दे देगा, ए एन नहीं देगा और इसके साथ एस भी वर्ब दे देगा। तो ये चीज़ें गलत हो जाती है ना बेटा, ये गलत हो जाता है। अगर ए एन नहीं है तो मेनी के बाद पीसीएन का यूज करेंगे और हम लोग पीवी का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेनी अ मैन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए हमें दिख गया, मैन एससीएन भी हमें दिख गया, क्योंकि मैन का पीसीएन मेन होता है, तो ये मैन भी दिख गया। लेकिन यहाँ पे हैव दिख रखा था, इसे हमें हैज करना पड़ेगा, है ना बेटा, इसे हमें हैज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक एरर थी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि माई ब्रदर्स इन लॉ। कभी भी ये कंपाउंड नाउन का क्लास में पढ़ाई जाती है। कंपाउंड नाउन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर कहीं पे वर्ड हो, बीच में प्रेपोजिशन हो और फिर इसके बाद वर्ड हो, ठीक है, और ये तीनों मिल करके कंपाउंड नाउन यानी कि एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। और जब आप इसे प्लूरल बनाएंगे तो प्रेपोजिशन के पहले वाले वर्ड में एस या ईएस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखे तो बेटा यहाँ पे जो माई ब्रदर इन लॉज जो लिखा हुआ है तो इसको मैं कहूँगा कि माई ब्रदर्स इन लॉ। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर्स इन लॉ लिव इन मुंबई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे गलती था, क्या था? माई ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम क्लाइमेट की तुलना कर रहे हैं, क्लाइमेट की कंपैरिजन कर रहे हैं, और दिल्ली से नहीं हो रहा है कंपैरिजन, दिल्ली की क्लाइमेट से हो रहा है। और अगर हम ये लिखते हैं कि देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो क्लाइमेट रिपीट करेगा। और कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में याद रखना कि नाउन को रिपीट नहीं करना है। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग डैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और यदि नाउन प्लूरल है तो उसके लिए हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। नाउन यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे देन डैट ऑफ दिल्ली लिखेंगे। 24 नंबर में ही इज़ द सेम बॉय हु। जब भी कभी ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा कि अगर कभी भी द सेम, सच, ओनली, वेरी के बाद नाउन आ जाए और इस नाउन को रिलेटिव की अगर ज़रूरत हो तो बेटा हम वहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे, ना कि हम हु का प्रयोग करेंगे। ऐसे अगर कहीं पे हु लिखा हुआ हो या विच लिखा हुआ हो तो बेटा इसे आप गलत मानेंगे, इसे आप एरर मानेंगे। इस कंडीशन में हम किसको सही मानेंगे? हम डैट को सही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर यहाँ पे? तो हो जाएगा कि ही इज द सेम बॉय। द सेम बॉय हमें दिख गया, तो इसकी जो रिलेटिव हु है वो गलत हो गया, यहाँ पे हम डैट लिख देंगे। ठीक है भाई, चलो ये हो गया ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे मैं क्या कर रखा हूँ कि नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन। नो सूनर के साथ कभी भी व्हेन का पेयर नहीं बनता है। अभी मैंने जब क्लास को शुरू किया था तो मैंने ये बात को पूछा भी था, तो यहाँ पे देन का पेयर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नो सूनर देन, हार्डली, स्कैरली, व्हेन। तो ये मेरा 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मैं कल मिलूँगा आपसे 25 क्वेश्चन के साथ।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल 7 बजे। थैंक यू।